स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और इसमें हम लोग एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। डिफरेंट साइंटिस्ट जो यहाँ पर आएंगे उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग मैटर की बात करते हैं। मैटर हमने पीछे भी स्टडी किया हुआ है। मैटर क्या है, अगर डेफिनेशन पर जाएं तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कि द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैटर। यहाँ तक पता था मैटर के बारे में। मैटर से मटेरियल बना हुआ है हर चीज़ जो है, लिक्विड, सॉलिड, गैस, प्लाज्मा, सुपरकूल्ड, लिक्विड, सभी। तो ये 5 तरह के मैटर के बारे में पता लग गया है। डार्क मैटर की बात भी बहुत चली हुई है। लेकिन जब आप लोग सोचो हिस्ट्री में जाएं, लगभग 600 BC, 600 BC, यहाँ से मैटर को आगे जानने के बारे में बात हुई थी। किसने की थी? 600 BC में इंडिया में महर्षि कणाद का नाम काफ़ी लिया जाता है। महर्षि कणाद ने क्या बोला था कि ये जो मैटर है, अगर मैटर को आप लोग तोड़ते जाएं और एक स्टेज ऐसी आ जाती है जो कि एक फंडामेंटल यूनिट होता है, मतलब तो जिसको आगे तोड़ा ना जा सके, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एटम। एटम नाम अभी आया नहीं था, लेकिन उसने नाम दिया था डिस्क्रीट यूनिट है, एक यूनिट है, इकाई है। वो किसने बोला था? महर्षि कणाद। तो 600 ईसा पूर्व महर्षि कणाद आए, वो पहले ही बोल चुके थे कि अगर मैटर को, जिसको कि पदार्थ बोला जाता है, उसको काटा जाए, उसको तोड़ा जाए तो एक ऐसी स्टेज आती है कि उसको आगे काटा नहीं जा सकता। और उसी पदार्थ की उसी अवस्था को, जिसको कि आगे काटा नहीं जा सकता, उसको उन्होंने परमाणु नाम दिया था। तो बाद में वो मैटर जो है वो पदार्थ है और जो परमाणु है उसको इसी चीज को आगे बढ़ाया 2 यूनानी साइंटिस्ट थे, ल्यूसिपस और उसका जो स्टूडेंट था दैट इज डेमोक्रिटस। ल्यूसिपस और उनके स्टूडेंट डेमोक्रिटस ने वही थ्योरी आगे रखी जो महर्षि कणाद ने बोला था कि अगर हम लोग मैटर को डिवाइड करते रहें तो एक ऐसी स्टेज आएगी कि उसको आगे हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। और उन्होंने उसी को नाम दिया एटोमोस। एटोमोस का मतलब ही होता है एटॉम विच कैन नॉट बी कट फर्दर। और वो क्या था? एटोमोस का मतलब क्या होता है ग्रीक में? इंडिविजुअल। ये दोनों गुरु चेला जो थे, इन्होंने नाम दिया था एटम। एक्चुअल में ये जो डिस्क्रीट यूनिट है, जिसको कि फंडामेंटल पार्टिकल बोला गया। फंडामेंटल क्या चीज़ होती है? जो बेसिक चीज़ होती है। जैसे चाय वगैरह बनाते हैं तो चाय बनाने के लिए तो पत्ती जो है वो बेसिक चीज़ है, ठीक है। पत्ती के बिना अगर आप लोग दूध और चीनी लेंगे तो वो चाय नहीं गिनी जाएगी। फंडामेंटल जो बेसिक चीज़ है। उसी तरह एटम जो है वो जो मैटर है उसका जो अल्टीमेट जो चीज़ है, जिसको लेके जो इसको बार बार रिपीट करके कोई चीज़ बनी है, उसको क्या नाम दिया गया? डिस्क्रीट यूनिट, ठीक है। जैसे डिस्क्रीट यूनिट की बात करें, अगर आपने कोई मकान बनाना है तो मकान बनाने के लिए ईंट जो ईंट है वो क्या है? एक ईंट, 2 ईंट, एक जैसी ईंटें जुड़ी तो क्या बन जाता है? मकान बन जाता है, ठीक है। उसी तरह जैसे गेहूं की बोरी है या चावल की बोरी है तो एक एक चावल इकट्ठा करके जो है वो एक पूरी बोरी बन जाएगी, किलो, क्विंटल जो भी लेना है। लेकिन उसका जो सबसे छोटा यूनिट क्या है? एक चावल का एक दाना, यहाँ ईंट का एक दाना। वैसे बोलेंगे कि कतरा कतरा जोड़ के जो है एक एक बूंद से जो है घड़ा भरता है, तो उसकी एक एक बूंद क्या हुई? उसका पानी का, चाहे समुद्र है, चाहे घड़ा है, चाहे कुछ कोई भी है, लेकिन एक ड्रॉप क्या है? दैट इज अल्टीमेट यूनिट। ये जो डिस्क्रीट यूनिट की बात हुई थी, या तो महर्षि कणाद ने दी थी, या फिर ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस ने एटम नाम देके। एटम नाम इसीलिए दिया गया था, देखो इन्होंने, जो ग्रीक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एटॉम, ए प्लस टॉम, या इन्होंने एटोमोस भी बोला था इसको, कि जिसको आगे काटा ना जा सके। अब देखो हमारे इंडिया में पहले जो है, जो जैसे वेद बोलते हैं तो 4 वेद हैं, हमें पता है। लेकिन वो भी एक तरह का क्या है? विज्ञान है। कैसे है विज्ञान? देखो हम लोग बात क्या करते हैं? आत्मा की, ठीक है। ये आत्मा शब्द जो है, आत्मा से ही एटम शब्द आया था। आत्मा भी हम बोलते हैं कि जो अल्टीमेट चीज़ है वो क्या है? आत्मा है। आत्मा ना मरती है ना पैदा होती है। हमें पता, गीता में जो है बोला गया है कि आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। और यही चीज़ किसने दी थी? ये डाल्टन ने अपना 7वां जो पोस्टुलेट दिया था कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एटम से ही ये आत्मा है। या फिर हम लोग बोलते हैं, हमने क्या, जो महर्षि कणाद थे उन्होंने नाम दिया था परमाणु। एटम को क्या बोलते हैं? हिंदी में परमाणु बोलते हैं। परम मतलब परम प्लस अणु,
ठीक है। और ये ऐसा अणु जिसको कि जो सुपीरियर है उससे आगे कुछ भी नहीं है, अल्टीमेट चीज़ है वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हिस्ट्री में आई। इस चीज़ को आगे देखो, ये 600 BC में ये आए और यहाँ से क्या हुआ आपको पता है कि डिफरेंट इन्वेडर आए, वो हमारे वेदों को लूट के ले गए यहाँ से। वो जरूरी नहीं है कि वो सामान लेके जाते थे, कोई सोना चांदी लेके ही जाते थे या कोई और चीज़ें लेके जाते थे। वो बुक्स जो है वो बहुत सारी बुक्स यहाँ से लेके गए, उन बुक्स को स्टडी किया और आगे इन्हीं बुक्स के आधार पर अब आप एक चीज़ देखो कि हम बोलते हैं कि सूरज के 7 घोड़े हैं, ठीक है, लेकिन बेसिकली सन कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। तो उन्होंने उस चीज़ को आगे प्यूरिफाई किया, उस चीज़ को उन्होंने रिफ़ाइन किया और वो जो साइंटिफिक चीज़ें हैं उनको लोगों के सामने लेके आए, ज्ञान हमारा, और उन्होंने उसको रिफ़ाइन करके वो चीज़ प्रस्तुत करी, ठीक है। तो ये जो आपको पता 600 BC की बात बहुत पुरानी है, मतलब अगर ईसा मसीह यहाँ पैदा हुए 1 से, तो इससे पहले 600 साल पहले, ठीक है, जब बुद्ध का समय था उस समय, और उसके बाद अभी तक जो है 1808 में, और इसी के बीच में देखो यहाँ पर यूनानी आए 326 में, सिकंदर ने आक्रमण किया, यहाँ से वो सारे मटेरियल लेके गए और वहाँ उन्होंने रिफ़ाइन किया और ये सारी चीज़ें सामने आई। ये इन चीज़ों का कोई तथ्य नहीं था, तथ्य पेश कैसे करेंगे, तब कोई ऐसी संस्था तो थी नहीं, ठीक है ना। और फिर जो है दूसरे देश जो है वो जिसके पास मटेरियल आ गया वो बोलता कि मैंने पेटेंट करवानी है ये चीज़। यही स्थिति यहाँ पर आई। डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस को भी इसका श्रेय नहीं मिला, एटम का श्रेय कौन ले गया? डाल्टन। कहाँ? 1808 AD में जाके, ठीक है। हालांकि उससे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी की बात है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रिसिटी की बात किसने की थी? आपको पता है कि एक साइंटिस्ट हुए बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की खोज 1808 से पहले भी कर दी थी, लेकिन श्रेय किसने लिया? डाल्टन ने। अब डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या बोलती है, हम लोगों ने पहले किया भी है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि डाल्टन ने क्या बोला। कि जो फर्स्ट पोस्टुलेट दिया उसने, डाल्टन ने जो थ्योरी दी थी उसको हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। कि उसने बोला कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं उनको? एटम्स। कि जो मैटर है, जो मटेरियल बनता है कोई भी, वो किससे बनता है? वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जिसको हमने डिस्क्रीट यूनिट्स बोला है, उस छोटे छोटे पार्टिकल को जिसको आगे काटा नहीं जा सके, उसको मिलकर बनते हैं। वो क्या बोलते हैं? उनको क्या नाम दिया गया उसने? एटम। और एटम किससे लिया था उसने? ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस से, वो जो एटम है। सेकेंड, same elements consist of same atoms having same mass उसका सेम होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम होती हैं। बाद में इसका जो है, जो नई थ्योरी बनी है, उसको मैं साथ साथ ये बताता हूँ, वो फेल हो गई थी, क्योंकि क्या हो गया था, हमारे पास जो है आइसोटोप्स आ गए थे कि नहीं, जैसे हाइड्रोजन का 1s1 1s2 1h3, ये हम लोग कर चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि हमने डिफरेंट आइसोटोप्स आ गए थे जिनका कि एटॉमिक नंबर तो सेम होता था लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता था। तो इसका मतलब वो तो सेम मास नहीं होगा, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी कि अच्छा ये एलिमेंट्स कौन से हैं आपने आगे करना है, तो कम से कम हमारे पास 30 जो है वो एलिमेंट्स हमें याद होने चाहिए, ठीक है। वैसे होने तो 36 चाहिए। एक अगर मैं आपको पीरियड आप लोग अगर 36 तक आपको याद हो जाएंगे तो आप लोग आसानी से मैक्सिमम कर सकते हैं। और जब आप करने लगेंगे तो आपको सारे आ जाएंगे। मैं पीरियोडिक टेबल आपको करवाऊंगा, वो आपको वैसे मेमोराइज हो जाएगा। लेकिन ये जो डाल्टन ने बात की वो इन एलिमेंट्स की बात कर रहा था कि ये जो एलिमेंट्स हैं, मतलब सेम एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ सेम एटम्स हैविंग सेम मास एंड
प्रॉपर्टीज़, और डिफरेंट उसमें आइसोटॉप्स आ गए तो वो थ्योरी फेल हो गई। सेकंड क्या है, थर्ड क्या था उसका कि डिफरेंट एलिमेंट्स, जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, ये डिफरेंट एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ एटम्स हैविंग डिफरेंट मास एंड प्रॉपर्टीज। मतलब ये उसने बोला कि अगर अलग अलग एलिमेंट्स होंगे, जैसे बोरोन है और कार्बन है, ये अलग है, इसका मास, इसके एटम्स का मास अलग होता है और इसके एटम्स का मास जो है अलग होता है। लेकिन जब आइसोबार की बात आती है, आइसोबार क्या होते हैं, ये भी हम लोग कर चुके हैं कि आइसोबार जिनके कि एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं लेकिन मास नंबर सेम होते हैं, तो मास सेम हुआ तो फिर इनके, इसका मतलब जितना मास इस एटम, इसके एलिमेंट के एटम का है उतना ही मास है कार्बन के एटम्स का भी होगा। ठीक है, तो ये थ्योरी भी लगभग फेल हो गई थी। एक और थ्योरी उसने दी थी, फोर्थ, क्या बोलता था वो कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ एटम्स विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो आपको पता है कि एटम में जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन मिले तो क्या बन जाता है, 2HCl, 2 हाइड्रोजन। तो हम बोलते हैं ना कि 2 हाइड्रोजन के एटम हैं और क्लोरीन के 2 एटम हो गए, तो ये दोनों मिले तो एटम जो है, ये अगर हाइड्रोजन का और ये क्लोरीन के हैं, तो ये हाइड्रोजन क्लोरीन के, तो ये जो मिलते हैं वो एटॉमिक लेवल पर एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। जैसे मॉलिक्यूल में ये नहीं करेंगे, इसका एक एटम है, इसके एक एटम के साथ हाइड्रोजन का दूसरा एटम दूसरे क्लोरीन के एटम के साथ, तो 2HCl, तो एटॉमिक लेवल में ये पार्टिसिपेट करते हैं। दिस वाज द फोर्थ पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन। ये दिया था उसने कि atoms of same elements or different elements combined to form compounds। बोलता कि एटम अगर सेम एलिमेंट्स के मिले या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स के, जैसे हाइड्रोजन है और क्लोरीन मिल गया तो डिफरेंट के हैं, अगर H2 और हाइड्रोजन मिल गया तो H2 का, तो अभी मॉलिक्यूल नाम नहीं आया था, ये क्या था, कंपाउंड। इसने कंपाउंड बोला था कि एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स। बाद में उसको क्या बोला गया कि अगर सेम है तो उनको मॉलिक्यूल बोला जाता है, उनको कंपाउंड नहीं बोला जाता है। पांचवा, उसके बाद क्या था, छठा था कि these atoms combined with each other in simple whole number ratio। तो सिंपल होल नंबर रेशो में जैसे हमारे पास अगर मान लो C6H12O6, तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है, ये एक 6-12 और 6 रेशो में एक सिंपल होल नंबर रेशो बनती है। लेकिन ये थ्योरी उस बाद में फेल हो गई क्योंकि हमें पता है कि सुक्रोज C12H22O11 सुक्रोज है, ये सिंपल होल नंबर रेशो में नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये भी उसका 6th पोस्टुलेट था। 7th पोस्टुलेट मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि 7th पोस्टुलेट बोलता था उसका कि एटम कैन neither be created nor destroyed, कि एटम को ना ही पैदा किया जा सकता है ना ही उसको ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन आपको पता है कि वो थ्योरी बाद में E=mc² जो है आइंस्टाइन ने दी थी, तो वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो एटम एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के ये जो कुछ पोस्टुलेट दिए थे
डाल्टन है, उनको बाद में कई पोस्टुलेट जो है वो दीवार कर दिए गए और नई थ्योरी आई, दैट इज़ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। हमने बात किसकी करनी है? एटम की। एटम की बात करने से पहले आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, चलते हैं आगे। एटम की खोज हुई थी, उसके बीच में जो साइंटिस्ट आएंगे उनका मैं नाम लेता चलूँगा और देखना आपने ईयर भी देखना है कि कौन कौन सा ईयर है। वैसे हिस्ट्री तो आपने याद रखनी नहीं है, लेकिन थोड़ा योगदान जो है वो हर साइंटिस्ट का रहा है। बीच में 1752 AD में आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी की खोज की थी किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन। और दूसरे साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे, जिन्होंने 2 लॉ दिए थे, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। ये दिया था लगभग 1830 AD में। देखो इससे पहले ही एटम, इलेक्ट्रॉन की खोज या फिर एटम के बारे में जो इसके फंडामेंटल पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन की खोज है, प्रोटॉन की खोज है, न्यूट्रॉन की खोज है, उससे पहले ही इलेक्ट्रिसिटी की खोज हो चुकी थी, ठीक है। वो किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और माइकल फैराडे 1830 में। 1808 में कौन? डाल्टन, जॉन डाल्टन, ठीक है। तो उससे पहले ही देखो 1808 में जॉन डाल्टन और 1752 AD में बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये जो रिलेशनशिप बताई थी किसने? माइकल फैराडे ने रिलेशनशिप बताई थी जो मैटर है और इलेक्ट्रिसिटी में। क्या था कि उन्होंने माइकल फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, 2 रोली, एक कैथोड और एनोड। इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो है वो क्या लिया? जो मोल्टन NaCl है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। उसने देखा कि ये जो पॉजिटिव की साइड है, ये क्लोरीन के हाफ मोल जो है वो गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है। हाफ मोल जो है वो क्लोरीन गैस इवॉल्व हो रही है, कहाँ पर? पॉजिटिव एंड पर। तो इस बेस पर ये जो है उन्होंने बोला कि ये टूटता है, ये आयोनाइज हुआ, आयोनाइज बन के कुछ तो मूवमेंट हुई है। इसको क्या नाम दिया उन्होंने? क्या था? डाल्टन ने क्या बोला था कि एटम मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली, ये फर्स्ट लॉ था, स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम्स, ठीक है। ये था किसने दिया था? डाल्टन ने। और बेंजामिन फ्रैंकलिन, सॉरी, माइकल फैराडे ने क्या बोला कि यहां से इलेक्ट्रिसिटी इज मेड अप ऑफ, उसने मैटर को बोला था डाल्टन ने। माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिसिटी को बोला कि ये भी जो है वो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से बोला गया है, और क्या नाम दिया उसको? एटम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। बाद में जो इलेक्ट्रॉन नाम है वो भी सर जे थॉमसन ने नहीं दिया है। जे थॉमसन से पहले G.J. स्टोनी, उन्होंने इनको जो एटम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसको नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसने नाम दिया था? सर G.J. स्टोनी ने, ठीक है ना। लगभग 1830 के करीब ही, समझ गए। तो ये अगर आपको कल को पूछा जाए, जीके का क्वेश्चन भी है ये कि हु गेव द नेम इलेक्ट्रॉन्स? देन G.J. स्टोनी। हु गेव द नेम एटम्स? डेमोक्रिटस। एंड तो सन 1879 में एक साइंटिस्ट थे विलियम क्रुक्स। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक ट्यूब ली, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज गैस ट्यूब। जैसे हमारी ट्यूब लाइट होती है ना, उस तरह की एक डिस्चार्ज गैस ट्यूब ली। तो विलियम क्रुक्स ने जो ट्यूब बनाई थी, ग्लास ट्यूब थी, वो कुछ इस तरह शेप की थी। वो बैटरी से जुड़ी हुई थी, उसका एक सिरा कैथोड था और दूसरा जो पॉजिटिव साइड थी वो एनोड थी। और यहाँ से जो गैस पास होती थी वो लो प्रेशर पर होती थी, और लो प्रेशर पर गैस नॉन कंडक्टिंग थी और एक थ्योरी पर काम करती थी, जिसे आगे मैं अभी बताऊँगा आप लोगों को। और एक थ्योरी पे काम किया। वो थ्योरी क्या थी कि एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर
gases are bad conductor of इलेक्ट्रिसिटी। कि मतलब अगर मान लो ये गैस भरी है, इस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या है, गैस है, तो इसको हम लोग नॉर्मल प्रेशर है, नॉर्मल प्रेशर क्या होता है, यहाँ से अगर प्रेशर को कम या ज़्यादा कर सकेंगे ये है, तो अगर नॉर्मल प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, तो हमारे पास जो गैस दी है वो इलेक्ट्रिसिटी को, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी ऐसा तो नहीं कि कमरे में गैस है, ऑन कर दी आपने, यहाँ से करंट देना चालू कर दी तो करंट वहाँ तक पहुँच गया, ऐसा तो नहीं होता, करंट नहीं पास कर सकता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, मूव नहीं कर सकती है। अगर आप लोहे की तार से या फिर मेटल से करेंगे, वायर से करंट पास करेंगे तो वहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है, बैड कंडक्टर। लेकिन जब आप टेम्परेचर को, जब आप प्रेशर को कम कर दें, मतलब यहाँ से मान लो प्रेशर निकाल दिया, तो यहाँ से अगर प्रेशर निकाल दिया, प्रेशर को आपने कम कर दिया, तो जो गैसेस हैं वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती हैं। जो आज हम लोग ट्यूबलाइट देखते हैं ना, उसमें मरकरी वेपर्स भरे होते हैं, ठीक है, या कोई गैस भरी है, तो उसमें से आप देखो ट्यूबलाइट को फोड़ो तो पटाखा होता है, मतलब उसमें से प्रेशर रिलीज़ किया होता है, ठीक है। तो जब यहाँ से उसमें से प्रेशर कम कर दिया, ठीक है, कितना किया कम, पहले तो प्रेशर कितना था, टेम्परेचर कितना दिया, यहाँ से वोल्टेज कितनी दी, इलेक्ट्रिसिटी कितनी दी, 10,000 वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी दी, और प्रेशर कितना था 1 एटमॉस्फेरिक, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये जो नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन जब क्या हुआ, यहाँ से प्रेशर रिड्यूस किया कितना, 10⁻⁻², प्रेशर इतना कर दिया 10⁻⁻², तो क्या हुआ, यहाँ पर इस गैस ने ग्लो करना शुरू कर दिया। यहाँ जो गैस थी बीच में भरी हुई, इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो गैस भरी हुई थी उन्होंने ग्लो करना शुरू कर दिया। बीच में प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक था और 10,000 वोल्ट जो इलेक्ट्रिसिटी थी, तब तो कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जब जैसे जैसे उसकी जो प्रेशर है उसको वैक्यूम पंप द्वारा प्रेशर को कम किया गया, मतलब कि 10⁻⁻² एटमॉस्फेरिक प्रेशर किया गया, तो जो गैस थी उसने वहाँ पर ग्लो देना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट होना शुरू हो गई। बाद में यही जे थॉमसन ने बोला कि यही जो ग्लो है, ये जो जाते हैं ग्लो है, वो कैथोड रेज के कारण है। और जब प्रेशर को और कम कर दिया, प्रेशर ऐसे कम करते हैं जैसे बोतल है ना, बोतल से अगर आप पिचका दो उसको और फिर उसको पिचका के ढक्कन दे दो तो फिर उसके अंदर प्रेशर नहीं होता, उसी तरह के। अगर ये जो ट्यूब थी वो किसने बनाई थी, विलियम क्रुक्स ने, ठीक है। वो कितनी थी, ये लगभग इसकी लंबाई थी 2 फुट के करीब, 60 सेंटीमीटर, मतलब लगभग 2 फुट के करीब थी ये। तो उसने, और सॉलिड थी कि मतलब इसमें से अगर निकाल भी दिया तो इतना ये सॉलिड थी कि ये सहन कर सके कितना प्रेशर, कितना। उसके बाद कितना प्रेशर रिलीज किया, 10⁻² किया तो यहाँ ग्लो होना शुरू हो गया, और 10⁻⁻4 किया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वोल्टेज वही, वोल्टेज कितनी, 10,000 वोल्ट। तो क्या हुआ, ये जो है ग्लो ख़त्म हो गया। और ग्लो ख़त्म होने के बाद क्या हुआ, ये जो ट्यूब आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर जो है वो, ये साइड जो है वो डार्क होनी शुरू हो गई, ग्रीनिश, कैसा कलर था ये, ग्रीनिश कलर था, और ये डार्क होना शुरू हो गई। ये जो है ग्लो होना यहाँ बंद हो गया, और ये टोटल कहाँ पर फोकस आ गया, ये यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या हुआ, इस गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स को किसने एनालाइज किया, वो किया सर जे थॉमसन। अब वो कैरेक्टरिस्टिक क्या थी वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करते हैं, ठीक है। और उसी के बेस पर उन्होंने, क्योंकि ये नेगेटिव साइड से रेज निकली थी, इस रेज का अध्ययन किया कि हाँ ये कोई रेज है जो यहाँ टकरा रही है, और ये जो सिंटिलेशन है उसके कारण जो है ये डार्क हुई है, वो कौन सी थी और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी ये, और वहाँ से जो नाम दिया गया क्योंकि ये नेगेटिव साइड से निकली थी। ये जो एंड है इसको कैथोड बोलते हैं, और ये जो एंड है इसको एनोड बोलते हैं।
अब कैथोड से ये रेज इस साइड को जा रही थी, यहाँ पर ये ग्रीनिश एरिया क्रिएट किया इसने, तो इनको नाम दिया गया कैथोड रेज। ठीक है ना, तो इसको आगे हम लोग करेंगे, अभी यहीं तक करते हैं हम लोग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।